इस वक्त जो आलमी मंडी के अंदर रेट है, अभी भी रेट जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत से कम है। यानी अगर 76 रुपए है या 78 रुपए है तो इमरान खान के दौर के अंदर जब कोरोना भी था और सारे मामला थे, जंग भी लगी हुई थी, उस वक्त इमरान खान के दौर में $120 तक रेट गया, लेकिन 150 से ₹1 ऊपर नहीं बढ़ा। और शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि आप अगर 100 रुपए पे भी दे दें, 70 रुपए पे भी दे दें तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज जब 70 रुपए पे $70 फी बैरल रेट आया तो आपको चाहिए नहीं था कि 150 पे करते। आलमी मंडी के अंदर जब तेल की कीमतें बढ़ी ही नहीं तो इन्होंने कहा जी कि हम बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बयानात दिए थे कि 28 दिन का हमारे पास स्टॉक है, उसके बावजूद कीमत बढ़ा देगी कि शायद आगे जो है हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शॉर्ट उस हिसाब से, ताकि नुकसान ना हो। भाई किसको नुकसान ना हो? ताजरों को नुकसान ना हो, जिनकी कंपनी है उनका नुकसान। आप पार्टनर हैं उनके साथ, आप आवाम का सोचिए। 128 अरब ये देने का जो कहते हैं जी हमने दिया, वो मेरे स्टूडियो के अंदर मैं बैठा हुआ था तरकाजमी के, मैंने कहा जी ये कैमरा मैन से पूछें, उसने पीछे से इशारा किया कि भाईजान वो ऐप ही काम नहीं करती। साहिबा ये फरमा रही कि 128 अरब का सब्सिडी दी है, वो जो 2 महीने के अंदर 2700 अरब आपने आवाम के खून से जो निचोड़ के चूस ली है सब्सिडी के उसमें डीवी की मद में, वो किस खाते में गई है? और फिर मैं आपको राय साहब बता दूं कि जो अभी बजट पास हुआ है, इस बजट के अंदर गलबन मुझे फिगर याद आ रहा है कि 1047 अरब रुपए लेवी की मद में हासिल होंगे। वो भाई आपने एडवांस भी सारे लगा लिए कि अब ये और खून चूसना है हमने आवाम से लेवी की मद में। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? कल का सिंध वाले खड़े हो जाए कि नहीं जी कराची से जो कंटेनर पंजाब जाएंगे उसको स्मगलिंग के तौर पे रोका जाए, तो आप क्या करना चाह रहे हो? अभी मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी, माशाल्लाह बड़ी जज्बाती इन्होंने गुफ्तगू की। तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो जब किल्लत थी पेट्रोल की, कहते थे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी और हालात ऐसे थे, आपने जंग के हालात में इंडिया के हालात देखे, आपने ऑस्ट्रेलिया के देखे और दीगर ममालिक के देखे, तब आपको प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको पेट्रोल मिल रहा था? ये दोनों पार्टीज़ के जो लोग हैं ये क्या साइकिल पे सवार हो गए थे या ये गद्दा गाड़ियों पे बैठ गए थे? फिर वही बातें कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने किया। वी आर नॉट इनटू इट, वी नीड रेमेडीज फॉर द पीपल। हमें इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पिछले चंद माह से जब से अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ी है, वी ऑल सॉ दैट कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं पर पेट्रोलियम की किल्लत आई और कहीं पर पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की किल्लत तो हमने नहीं देखी, बट वी ऑल सॉ दैट कि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई और हमारा आम पाकिस्तानी, आम आदमी, आप और मैं पिस कर रह गया दैट टाइम। चलें, कुछ कम हुई पेट्रोलियम प्राइसेस, बट नाउ जब दोबारा से जंग छिड़ी है तो पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं वज़रा को, जो इस सारे मामले को हैंडल करते हैं कि जनाब हमारे पास स्टॉक जो है पाकिस्तान के अंदर विन डेज टू कम 15 दिन का रह गया है। और कुछ रिपोर्टेड इस तरह के इंसिडेंट्स भी हैं कि जनाब कुछ पेट्रोल पंप्स ने जो पेट्रोल डिलीवर करने की मिकदार है उसको भी कम कर दिया। अगर 1000 का मांगे तो 500, 700 या 800 रुपए का दे रहे हैं कि हमारे पास तेल की मिकदार कम हो गई है। क्या इन डेज टू कम हम किसी बुरान की तरफ बढ़ रहे हैं? उस पर बात करेंगे। नंबर 2, बज़ाहिर लगता यह है कि हुकूमत और अपोजिशन डेली टेलीविजन के ऊपर बैठकर एक दूसरे को ऑफर करते हैं कि आइए मुज़ाकरात करते हैं, आइए इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं। रात को भी एक टॉक शो के अंदर बैरिस्टर अकील साहब और शफकत अवान साहब ने एग्री किया कि आज स्पीकर ऑफिस में इकट्ठे होंगे। मुज़ाकरात क्या आगे बढ़े, मुज़ाकरात क्या इनिशिएट हुए, उस पर बात करेंगे। और फाइनली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज जो कभी टॉपिक ही एक हुआ करता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज वो एक छोटी सी खबर बन के रह गया हुआ है कि जनाब, और खबर भी क्या बन के रह गया हुआ है कि जनाब अलीमा खानम साहिबा की डिमांड एहतजाज को लेकर कुछ और है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप का प्लान कुछ मुनफरिद है। इन तमाम टॉपिक से बात मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कादिर मंदुखेल साहब। अक्सर हमारे टॉक शोज में आप देखते हैं आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नौशीन साहिबा, आपसे आगाज करना चाहूंगा, सिंस यू आर द गवर्नमेंट, व्हाट हैपेंड? पेट्रोलियम प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट करती रही हैं, उसके ऊपर भी खैर एक नई बहस है कि वीक टू वीक के से डेली पे आप लोग आ रहे हैं, लेकिन एट वंस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना, डू यू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा बुरान है इन डेज टू कम? बहुत शुक्रिया राय साहब। देखें, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी आवाम को कोई इंटीमेशन नहीं आई कि जी पेट्रोलियम की किल्लत हो रही है या इसकी हमें अवेलेबिलिटी में कोई कमी आई है। आप देखें जो पिछला दौर था ये वाला जंग का, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी आता है, और उस वक्त भी जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 128 अरब रुपए की सब्सिडी देके आवाम को रिलीफ दी और आपको बाकी मुल्कों की तरह कतारों में नहीं लगना पड़ा। इंशाल्लाह अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो टीम है उनकी
उसकी यही कोशिश होगी कि अल्लाह ताला ये खैर खैरियत रखे और आवाम को इस मुश्किल दौर से ना गुजरना पड़े। इंशाल्लाह अभी तक हमारे रिज़र्व्स ऑल ओके, और उम्मीद भी यही है कि ये अगर पीस हो जाए और ये दोबारा जो जंग के हालात जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर रोज़मर्रा मामलात की तरह ये भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसलिए अभी तक कोई ऐसी खबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आज के दिन पे लेस देन 15 डेज का रिजर्व्स है हमारे पास ऑयल के, आज के दिन की बात करें। देखिए मैं ये आपको बता रही हूँ जी, ये अभी तक ऐसे आपको गवर्नमेंट ने कोई आपको ब्लैक एंड वाइट कोई अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो है गवर्नमेंट ने अयान नहीं की। तो इस वक्त हमारी क़यास राइयाँ जो हैं वो ज़्यादा है, और ज़ाहिरी बात है जब इतनी बड़ी एक वॉर की सिचुएशन चल रही है तो लोगों में थोड़ा फियर आ जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस पर भी काबू पा लिया जाया करेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं आई। कादिर भाई, आपने नौशीन साहबा की गुफ्तगू सुनी, सर कराची के जरा हालात बताइएगा। पेट्रोल मिल रहा है? बिकॉज आज हमारे दफ्तर में भी बात हो रही थी, यहाँ पे अगर आपको जो 1000 का डलवा रहा है तो उसको 700 का पेट्रोल पंप्स दे रहे हैं कि जी पेट्रोलियम की हमारी जो डिलीवरी है वही थोड़ी कम आई है। कराची के क्या हालात है? देखिए कराची का तो फिलहाल तो ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। मैंने भी ये न्यूज मुख्तलिफ मीडिया पे सुनी है कि हुकूमत के पास 15 दिन का ज़ख़ीरा है, और 15 दिन का ज़ख़ीरा है। मेरे ख्याल में ये खबर भी गलत है, क्योंकि जंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि 28 दिन का है, फिर 28 दिन के ऊपर भी उन्होंने किया है। और नौशीन साहिबा ये फरमा रही कि 128 अरब का सब्सिडी दी है। वो जो 2 महीने के अंदर 2700 अरब आपने आवाम के खून से जो निचोड़ के चूस ली है सब्सिडी के उसमें लीवी की मद में, वो किस खाते में गई है? और फिर मैं आपको राय साहब बता दूं कि जो अभी बजट पास हुआ है, इस बजट के अंदर गलबन मुझे फिगर याद आ रहा है कि 1047 अरब रुपए लेवी की मद में हासिल होंगे। वो भाई आपने एडवांस भी सारे लगा लिए कि अब ये और खून चूसना है हमने आवाम से लेवी के मद में। और ये लेवी कौन सी खेत की मूली है? इस वजह से लेवी का नाम रखा हुआ है कि ताकि जीएसटी अगर रख ले तो सूबों को पैसे देने पड़ेंगे। आपको एनएफसी अवार्ड में एनएफसी के हवाले से या वफाक के अखराजात के हवाले से जब आप सूबों से पैसे मांग रहे हैं, सब सूबों ने पीटीआई की हुकूमत समेत सब ने आपको दिल खोल के दिए। मगर ये जो 2700 अरब रुपए, ये भी मैं पुराना फिगर बता रहा हूं कि ये इसकी मद में जो आपने लेवी की और 1047 अरब मजीद आप बढ़ा करेंगे, वो कौन से खाते में जाएंगे? क्या हमें नहीं चाहिए सूबों को, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने जो लेवी का नाम देके जीएसटी या कोर टैक्स के बजाय ताकि सूबों को ना देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि इन सारी चीजों का मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी चंद दिन पहले मैंने एक नेशनल टीवी पे देखा कि पंजाब से जो ना वो गंदम और आटा स्मगल करते हुए सिंध जो ना वो गाड़ियां पकड़ी गई है जी। अरे बाबा, ये सिंध कौन से मुल्क का सूबा है? अफगानिस्तान का है या ईरान का है या किसका है? पाकिस्तान का सर। का नाम दे रहे हो। आइन का आर्टिकल 151, पंजोता सब मेरे भाई वकील है, जानते हैं। आइन का आर्टिकल 151 ये कहता है कि कोई सूबा एक दूसरे के जो तहसील है उसको रोक नहीं सकते। तो ये हम कौन से मुल्क में रहते हैं? ये हम कौन से मुल्क का हिस्सा? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है। आप कौन से मुल्क में रहते हो? जो कादिर भाई, ये प्रॉब्लम तो केपीके वाले रिपोर्ट करते थे पहले। जी सुन लो, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये पुख्तनख्वा में पीटीआई के वज़ीर आला ने, पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने और वहां मुस्लिम नून के अपोजिशन लीडर तमाम ने बकायदा मिल के वफाकी हुकूमत को है कि भाई हमें गंदम जो है वो रोक रहे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? कल का सिंध वाले खड़े हो जाए कि नहीं जी कराची से जो कंटेनर पंजाब जाएंगे उसको स्मगलिंग के तौर पर रोका जाए, तो आप क्या करना चाह रहे हो? तो आप माजी में जो आप जाट पंजाबी जाट का नारे लगा रहे थे, आप उसी तरफ नहीं जा रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? सवाल ये है कि जो बातें कर रही है, जो करप्शन की बातें हो रही है, दूसरी हो रही है 5300 अरब तो आईएमएफ कह रहे हैं ये के अपना इलेक्ट्रिक बसों की मद में जो इनके इस साल का बजट है 1 अरब रुपए सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रखा है। कादिर भाई, ये सारी बातें ना, ये सारी बातें मुझे सेंस तब बने कि जब मुझे पता हो कि कादिर मंदोखेल साहब ऑपोजिशन में हैं तो हुकूमत से ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सर आप लोग गवर्नमेंट में भी हैं, आपके वोटों से प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, आगे से पीएमएलएन कहती है कि जनाब जरदारी साहब को भी तो हमी ने वोट किया ना। सुन ले मेरे भाई जी, आपको ये तनकीद करना बड़ा आसान लगा, लेकिन आप ये करें कि पीपल्स पार्टी के मुंह में जबान तो है तो बोल रहे हैं। हम किसी और की तरह सर झुका के तो नहीं खड़ा है क्योंकि और आईपीपी और काफली की तरह। हमने अगर इनकी जनाजे को कंधा दिया तो कम से कम इनकी गलत बातों के ऊपर बात भी करे, लब कुशाई भी कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट तो करें कम से कम। चले मैं उस पर अप्रिशिएट करके वापस आता हूं। पंजोता साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सर, ये तो एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है कि माजी में भी सीएम केपी के, गवर्नर पीपल्स पार्टी के और तमाम अपोजिशन जमातों ने और गवर्नमेंट के साथ मिलकर विफाक को खत लिखा था कि गंदम की तरसील का कोई मामला है, हमारी गंदम रोकी जा रही है। बट सर ये पेट्रोलियम प्राइसेस वाला इशू मैं इसलिए आज इसको टेकअप किया शो के अंदर कि इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं पाकिस्तानी, बट इवन देन
अगर पेट्रोल पंप वाले को जाके बोलते हैं 1000 का डाल दो, वो कहे जी मेरी डिलीवरी आज 50% कम आई है और देहातों में 90% कम गई है, तो मैं आपको 700 का डाल के दूंगा, तो सर मैं किसको इस पे जिम्मेदार ठहराऊं? बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत, हमने पहले दिन से कहा था कि जब आप आवाम के वोटों से नहीं आते, आपको कुर्सी की, पैसे की होती है फिक्र, तो फिर आप आवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेकर नहीं आते, बल्कि आप जेबों का, अपनी मामलात का, अपनी जेबें भरने के मामलात सारे रखते हैं और उसी पे आपकी तवज्जो मरकूज होती है कि कुर्सी बचे, पैसा बने। अभी भी आप देखें कि आलमी मंडी के अंदर जब तेल की कीमतें बढ़ी ही नहीं, तो इन्होंने कहा जी कि हम बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बयानात दिए थे कि 28 दिन का हमारे पास स्टॉक है, उसके बावजूद कीमत बढ़ा देगी कि शायद आगे जो है हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शॉर्ट उस हिसाब से, ताकि नुकसान ना हो। भाई किसको नुकसान ना हो? ताजरों को नुकसान ना हो, जिनकी कंपनी है उनका नुकसान। आप पार्टनर हैं उनके साथ, आप आवाम का सोचें। आप आवाम के मुंतखब तो नहीं है, लेकिन एक इक़्तिदार के अंदर 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी ना जनाब। देखिए 128 अरब की जो सब्सिडी दी गई है, तो जरा ये भी बता दें कि जो लीवी की मद के अंदर जब से ये बर्जमान किए गए हैं, 4000 अरब रुपया खाली लीवी की मद के अंदर जो है इन्होंने इकट्ठा किया है। 9 माह के अंदर 1200 अरब रुपया इन्होंने लीवी की मद के अंदर इकट्ठा किया है। उसमें से 128 अरब ये देने का जो कहते हैं जी हमने दिया, वो मेरे स्टूडियो के अंदर मैं बैठा हुआ था तरकाज़मी के, मैंने कहा जी ये कैमरा मैन से पूछें, उसने पीछे से इशारा किया कि भाईजान वो ऐप ही काम नहीं करती, हम उधर डालते हैं, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये सारी लफ्ज़ों की हेरा फेरी है और आप सबको पता है कि किस तरह ये मामलात करते हैं। और दूसरी चीज़ देखें, इस वक्त जो आलमी मंडी के अंदर रेट है, अभी भी रेट जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत से कम है। यानी अगर 76 रुपए है या 78 रुपए है, तो इमरान खान के दौर के अंदर जब कोरोना भी था और सारे मामलात थे, जंग भी लगी हुई थी, उस वक्त इमरान खान के दौर में $120 तक रेट गया, लेकिन 150 से 1 रुपया ऊपर नहीं बढ़ा। और शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि आप अगर 100 रुपए पे भी दे दें, 70 रुपए पे भी दे दें, तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज जब 70 रुपए पे $70 फी बैरल रेट आया, तो आपको चाहिए नहीं था कि 150 पे करते, आपको चाहिए नहीं था कि आप ज्यादा कोई लेवी शेवी या बाकी चीजें लगा के 200 पे कर लेते, 250 पे कर लेते। साहब टेलीविजन पे वज़ीर खुद कहते हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन नहीं आती, शॉर्टफॉल आता है तो हमें यहाँ से पूरा करना पड़ता है। अब ये तो एक डिक्लेयर्ड चीज है ना, ये तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट को वहां से लेवी लगा के पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर इकट्ठे करने पड़ते हैं पैसे। तो ये साकिब की नाअहली है, नईम की नाअहली है, या ये स्टूडियो वालों की नाअहली है, किसकी नाअहली है? हम तीनों सबसे पहली बात यह है कि टैक्स कलेक्शन, देखें वही बात है ना कि सबसे पहली बात यह है कि टैक्स कलेक्शन अगर करनी है तो आपने फॉलो करना है सारे निजाम को, आपने सिस्टम को फॉलो करना है और एहतसाब करना है घर से। जब आप कहेंगे कि सारी प्रॉपर्टियां लंदन वाली भी, पाकिस्तान वाली भी, तो हम सालाना 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे और आपके अरबों रुपए के खाली टैक्स बनता हो, तो फिर कैसे मामला? तो जब तक गिरफ्त नहीं मजबूत होगी ना, कानून नहीं होगा अमीर और गरीब के लिए बराबर, तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। अभी इन्होंने 10 अरब की PIA बेची, उसके बाद उस PIA को 15 साल के लिए टैक्स की छूट दे दी। भाई आप उनसे पैसे क्यों नहीं इकट्ठे करते? आप अपने जेब से पैसा क्यों नहीं इकट्ठा करते? फ्यूल, जेट फ्यूल जो है वो 232 रुपए है और ये 300 रुपए पे था, अभी फिर उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अभी इसको भी बढ़ा, अगर वो भी बढ़ा तो 2-4 रुपए बढ़ा होगा ना, 5 रुपए बढ़ा होगा, लेकिन वो आला किस्म का फ्यूल होता है। ये पेट्रोल जो है या ये डीजल जो है, ये आम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में या मोटरसाइकिल के अंदर होता है ना, कंजम्पशन पे कैलकुलेट होता है कि कितना कंजम्पशन है, उस हिसाब से उसके देखना होता है ना टैक्सेस। देखिए मेरे पास सादा फार्मूला है कि आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमत है उसको अगर देखा जाए और पाकिस्तान में रेट को देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि 200 से ऊपर नहीं बनता। जमात इस्लामी ने कहा था 220, चलें 220 कर लें, लेकिन आप जो इतने लेवी और फलाना चीज और ढमकाना चीज, खुफिया सारी चीजें कंपनी को फायदा, बिल्कुल ये बदमाशी है, ये हालात आ गए कि आप जमात इस्लामी को वोट करेंगे। वापस आता हूं नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नशीन साहिबा, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज के पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, यू नो दैट, आई नो दैट, कि हर चीज पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बेस करती है। जब आपकी गवर्नमेंट ने रिसेंटली पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे भी की, कम भी की थी, तो तब भी बहुत सारी चीजें जिनकी प्राइस एलिवेशन हुई थी, प्राइसेस बढ़ी थी, वो वापस नहीं आ सकी थी। उसके ऊपर भी तो प्लीज कोई चेक एंड बैलेंस बढ़ाइए आपकी हुकूमत। राय साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखें चेक एंड बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप आवाम देखें, अपनी आबादी देखें, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज देखें कि आपके कर्ज़ों पे आपका मुल्क चल रहा है।
अभी मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी, माशाल्लाह बड़ी जज्बाती इन्होंने गुफ्तगू की। तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो जब किल्लत थी पेट्रोल की, कहते थे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी और हालात ऐसे थे, आपने जंग के हालात में इंडिया के हालात देखे, आपने ऑस्ट्रेलिया के देखे और दीगर ममालिक के देखे, तब आपको प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको पेट्रोल मिल रहा था। ये दोनों पार्टीज़ के जो लोग हैं ये क्या साइकिल पे सवार हो गए थे या ये गद्दा गाड़ियों पे बैठ गए थे? बात इतनी सी क्या है कि हुकूमत वक्त पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है, बिकॉज हर चीज़ इंटरलिंक्ड है पेट्रोल की कीमतों से। आपने बिल्कुल ठीक बात की। और जब आपको किल्लत कहीं है, क्योंकि आपका सारा इम्पैक्ट जो इस वक्त जंग का है ईरान की वजह से, वो हम पे भी आ रहा है और हमें अब ये चीज़ मिल के इसको बल्कि इसकी हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो जो एक ही नैरेटिव है और वो यही है कि अवाम को मैक्सिमम रिलीफ हम दें। बेशक प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सख्त डिसीजन लिए और सूबों को अपने जो है वो डेवलपमेंट फंड्स कटवा के ये सब्सिडी पूरी करनी पड़ी सब ने उनको, जो खास करके पंजाब ने इतना बड़ा फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया। तो बात ये कि जब तक हम मिलजुल कर इस जो है एक आपको कह लें कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि वाकई एक पैनिक क्रिएट करती है और हालात ऐसे कुछ अभी तक फेवरेबल नहीं हुए। ये जब ये इसका सीज़ फायर होता है तो तब थोड़े हालात बेहतर आए। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने वापस उसकी रेगुलर जो एक रेट था उसके मुताबिक उसको इंक्रीज़ की, रूटीन के मुताबिक। लेकिन अब आप देख लें कि जब आपके पास नेबर कंट्रीज़ की भी आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं तो फिर आप यू शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अब मैं दूसरी बात ये करूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है वो आम आदमी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और वो हमारा तबका जो ऑलरेडी पिसा हुआ है उसको बेसिकली रिलीफ देना है। हम लोग तो चलें अपने काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जूम से भी मीटिंग्स हुई, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी सैलरीज़ पे भी कट लगे और उन्होंने बहुत सी ऐसी मेजर्स ली जहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके ताकि आवाम को जो है वो ना तकलीफ़ आए। तो हम कोई वो थे इमरान खान वाला स्टाइल तो नहीं था कि जहाँ पे हमें अब पेट्रोल इस वक्त जो है आलमी मंडी की बात करते हैं को 55 रुपीज़ मिल रहा था जिस पे हमने जहाज़ पे चले जाना था उड़ के। अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेजरमेंट्स ली गई तब भी और अब भी यही है कि हमें पूरे इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना है, ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपकी आवाम इतनी ज़्यादा है, ऑयल की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, तो उसकी मैयर उसको करना और उसको फिर उसकी सप्लाई बग़ैर रुके उसको लोगों तक पहुँचाना, अभी ये बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है और इस पर इन सबको बात करनी चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट को अगर ये बेहतर होगा कि गवर्नमेंट को ये अगर इनके पास अच्छी सजेशंस हैं ये वो दें, बल्कि इस वक्त फिर वही बातें कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने किया, वी आर नॉट इनटू इट, वी नीड रेमेडीज फॉर द पीपल। हमें इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। अच्छा, यहाँ पे आपने फरमाया कि जो सब्सिडी दी थी वो पूरा करने के लिए सूबों ने अपने फंड, डेवलपमेंट फंड से कट लगाकर वफाक को पैसे दिए। ये पंजाब ने जो सारे दिए, केपी, सिंध, बलोचिस्तान को तो खैर कट कम लगा, ये सारे पैसे जो हैं ये सब्सिडी पूरी करने के लिए लिए आप लोगों ने वफाक में? मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर 128 अरब रुपए का जो वफाक ने बोझ उठाया है तमाम सूबों का, देखे ना, क्योंकि सिर्फ फेडरेशन को तो सब्सिडी नहीं दी गई, पाकिस्तानी अवाम जिसमें चारों सूबे हैं, जिसमें रीजन हैं, सबको ये सब्सिडी दी गई। तो जब अगर इस तरह की कोई हालात आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, खुदा न खास्ता हमारे पास वॉर की सिचुएशन आ जाती है, हमारे पास कोई पेंडेमिक आ जाता है, हमारे पास कोई फ्लड आ जाता है, तो वज़ीर आज़म का काम है कि वो तमाम सूबों की जो है वो रहनुमाई करें, उन सबको साथ लेके चलें। तो इस दौर में भी इस वक्त हमारी सबकी ये जिम्मेदारी हम पे आयद होती है, खास करके गवर्नमेंट की और जो सिटिंग इस वक्त हैं हमारी पार्टीज़, कि अवाम को जब रिलीफ देने की बात आएगी तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक देम अलोंग और उन सबको भी विदाउट एनी कंडीशंस प्राइम मिनिस्टर के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। फेयर इनफ। पंजोता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 5 अगस्त को आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। अलीमा खानम साहिबा कह रही थी कि जनाब ये एहतजाज तब तक कंटिन्यूड रहेगा कि जब तक इमरान खान साहब की सेहत के लिए इलाज मुआवजे का बंदोबस्त नहीं होता, कैद तन्हाई खत्म नहीं होती। कल आप लोगों ने एक जलसा अनाउंस कर दिया, एक दिन का एहतजाज, एंड दैट इज इट सर। देखिए, सबसे पहले मैं एक जुमले में ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर जो कीमतें थीं वो 10% बढ़ी और जो इंडिया था वहाँ 0% बढ़ी और कई मुल्कों के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि लूट मार जारी है, जब आप कब्जे से बैठे हों तो आपको आवाम की परवाह नहीं होती। इस वक्त कतारें लगने की आप बात करें कि कतारों में कोई नहीं लगेगा, बिल्कुल आवाम के पास इतनी इस्तात नहीं है। आप किसी घर के अंदर जाएं, देखें कि एक फैमिली जो है एक कमरे के अंदर 15 लोग 20 लोग कैसे रह रहे हैं, उनका खाना पीना, उनका गुजारा, उनकी बिजली गैस के बिल, कीमतें जहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो रोज़गार की सूरत हाल है, जिस तरह बेरोज़गारी है, 17 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और इसी तरह जा रहे हैं, तो वो आपको हकीकत यहाँ होगी। बंद कमरों के अंदर एसी वाली गाड़ियों के अंदर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आवाम किस तरह जो है वो गुजारा कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें,
आपने जो बात की है एहतजाज के हवाले से, 5 अगस्त के हवाले से हमारा जो एहतजाज है वो उस पर गुफ्तगू हुई पार्लिमानी कमेटी के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है। एक ये कि हम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट से निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, वहाँ धरना दे दें, क्योंकि खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उन तक उनकी फैमिली की रसाई नहीं है, मतलब उनके तमाम हकूक सलब हैं, और फिर जो दरखास्तें उनकी जमानतों की वो नहीं लग रही। एक ऑप्शन ये भी था कि पूरे मुल्क के अंदर 7 एहतजाज की कॉल दी जाए, एक ऑप्शन ये भी था कि पेशावर जलसा किया जाए, सवाबी किया जाए। तो हर बंदे ने जैसे जमहूरियत में होता है अपना नुक्ता नज़र दिया, जिसको पॉलिटिकल कमेटी में रख के और फिर तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन की क़यादत जो है उनके साथ करके तो फिर उसको शाया किया जाएगा। देखिए इस वक्त इमरान खान की रिहाई मुल्क के लिए ज़रूरत है, जिसके लिए हमें मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं कि अलीमा खानम साहब आपसे डिमांड क्या कर रही है, इमरान खान साहब की फैमिली आपसे डिमांड क्या कर रही है और आप लोग डिलीवर क्या कर रहे हैं, दैट वाज द क्वेश्चन। देखें जी, बिल्कुल वो बहने होने के नाते, मैं खुद एक वर्कर होने के नाते मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हमें एहतजाज की कॉल जो है वो खाली एक दिन तक नहीं बल्कि तहरीक होनी चाहिए जिसमें खान साहब की रिहाई हो। रिहाई इस मुल्क की ज़रूरत है खान को, खान का एक एक लम्हा, एक एक सांस इस मुल्क के लिए कीमती है। मैं पार्टी के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी ये मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि हर कारकुन का, हर PTI का वर्कर जो है यही कह रहा है कि इस वक्त जो है एक ज़रूरत है खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक की, जो 5 अगस्त के साथ जो है वो आगे उसको बढ़ाना चाहिए। कादिर मंदोखेल साहब, डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रेशर डेवलप कर सकेगी इससे एहतजाज को लेकर? देखिए, पहले तो मुझे चंद अल्फाज मेरी बहन ने जो कही है जी कि आप आस पड़ोस में मुल्क देख ले कि पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी है। मैं चैलेंज के साथ कहूंगा, पब्लिक न्यूज में निकाले, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान 4-5% से ज्यादा किसी ने नहीं बढ़ाई है, 4-5 रुपए से ज्यादा, और अफगानिस्तान में तो 2.5 रुपए बढ़ी है। ठीक है, तो हमने 124 रुपए बढ़ाई। ठीक है, इसके बावजूद जब वजीर पेट्रोलियम मीडिया पे आ गए थे तो उन्होंने कहा भाई आप तो कह रहे थे 28 दिन का जखीरा मौजूद है, अभी तो आपने पेट्रोल खरीदा ही नहीं है, पिछले खरीदे हुए के ऊपर आप 124 रुपए क्यों बढ़ा रहे हो? तो फरमाने लगे, ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं, अली परवेज साहब, तो उन्होंने ये फरमाया कि चूंकि हमने ऑयल कंपनी से बात की है कि अभी 124 रुपए आपको बढ़ा रहे, आगे चल के आपने नहीं बढ़ाना है, और फिर आगे चल के आपने देखा कि 410 तक, 420 तक बढ़ गया। अब जाके जब पेट्रोल जंग खत्म हो गई है उसके बाद किस्तों में करें, अब तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन उसको भी छोड़िए। एहसन इकबाल जो इनका प्लानिंग का रस्तू है, उन्होंने, उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं है, इस वजह से हमें जो है ना वो लेवी लगाना पड़ेगा, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये उनको ज़फ़र मां साहब ये फरमा चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सारे। और फिर जो ये मेरी बहन बता रही कि 128 अरब रुपया में सब्सिडी दी है, तो मुझे ये जरा बता दे, क्लेरिफाई कर दिया, आया ये सब्सिडी उन्होंने सुबह के जरिए दी है या वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को पर्चियां दी है? ये भी जरा वजाहत कर दे सारी चीजें की। बाकी जो PTI का सवाल है आपने किया है, तो यकीनन PTI जो है ना वो ग्रुप में तकसीम है, और मैं ये कहूंगा कि अगर 1 लाख लोग ये अडियाला जेल पे ले आएंगे तो फिर इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अंदर खुद ग्रुपिंग है तो मुझे नहीं लग रहे हैं कि 5 अगस्त को भी ये बड़ी तादाद में लोग लाएंगे। बहरहाल इनका अपना जाती मसला है, अगर वो पार्टी मुनज़्ज़म रखेंगे, पब्लिक को मुतहद रखेंगे और ला सकते हैं तो लाएंगे, नहीं तो हमें और मुस्लिम लीग नून को तो कोई परेशानी इन सवाल से। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नौशीन साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फरमाइएगा कि एहतजाज की इजाजत भी है इन लोगों को कि 5 अगस्त को ये एहतजाज कर सकेंगे या पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहेगा इस दफा? पहले भी इनको बड़ी दफ़ा कहा जाता है राय साहब कि अगर एहतजाज करना भी है तो पुरअमन करें, पर इनकी ना बात समझ में ही नहीं आती। इनका जो एंटी स्टेट नैरेटिव है ना, वो जब ये लेके तो सड़कों पे निकलेंगे, जत्थों की सूरतों में निकलेंगे, आवाम जो पाकिस्तान की है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर ये हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको किसी सूरत जो है वो हम एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। ये जो पाकिस्तान है ना जी सर, ये इनकी इन जो इश्तियाल अमेज़ कार्रवाइयाँ ना, इनकी वजह से पहले बहुत नुकसान उठा चुका है, और अब हम इनको इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर एहतजाज करना है तो तरीके से करें, इंसानों की तरह करें। जैसे हमारे मुहज़्ज़म माशरे में लोग बाहर के आप देख लें, डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ पे एहतजाज होते हैं, वो ज़रूर बैनर्स पकड़ के असम्बली के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं,
और नेक्स्ट डे फिर चले जाते हैं। लेकिन ये तो एहतजाज की जो बात आप करते मुझे हैं, बता रही है कि बेसिकली इजाजत 9 है मई का तहरीक वाकया इंसाफ को आपके सामने है। असेंबली के बाहर ये लोग एहतजाज कर सकते हैं, बैनर पकड़ की इजाजत है इनको? इनको इजाजत लेनी चाहिए, ये बात करें, हुकूमत वक्त से बैठे, इनको बीबी हम लोग कहते हैं आप कि आए हुकूमत बैठे हैं, बात करें, आप अपना हुकूमत मौकफ हैं। रखें सामने गवर्नमेंट के, इनको इजाजत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, हम तो इनको कहते हैं कि आए बैठे बात करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, इनको बिल्कुल इजाजत देंगे। ये बंदे कहाँ से लाएंगे राय साहब? अब इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। कौन से लोग रोज निकल के तो सड़कों पे इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान आएगा? भाई लोगों ने खाना खाना है, उनको सेहत तालीम चाहिए। इमरान खान ने उनको 4 साल में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज दे दी थी कि जो लोग इस वक्त बैठे इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं? कौन से नौजवानों को इन्होंने नौकरियां दे दी थी? मैं इनको बस एक बात ये ज़रूर बावर कराना चाहूँगी कि 9 मई याद रखें, 26 नवंबर याद रखें। अगर दोबारा इन्होंने मुल्क के अंदर ये जो है इंतशार फैलाने की कोशिश की तो अब इनको गवर्नमेंट आड़े हाथों लेगी और बहुत पुरजोर तरीके से लेगी। ये इनके चीज ज़हन में होनी चाहिए। पहले आप लोगों ने आड़े हाथों नहीं लिया इनको? अब उससे मजीद फिर ले लेंगे अगर ये नहीं सुधरेंगे तो। ये सुधर भी तो नहीं ना रहे, इनको सुधर जाना चाहिए। इनकी देखें, अगर मैं बात करूं, अभी भाई बात कर रहे थे इनकी ग्रुपिंग की विद इन द पार्टी, इनको तो रोज अपने बयान चेंज करते हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि हमारे सीनियर लीडरशिप कौन है और हमारा कौन सा बयान किस वक्त आता है और किसकी डायरेक्शंस को इन्होंने फॉलो करना है। पहले ये अपनी इस्लाह तो कर लें, फिर आवाम से आके बात करें। नौशीन साहबा, दो आई डोंट बिलीव इनके कोई ट्रेटर है, कोई गद्दार है। मुझे लगता है हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। सिंस यू ब्रॉट इट अप, तो ये रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपके वुज़रा, पूरी पार्टी, एवरीबॉडी, हर बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मैं कहूँगी जी देखें, उनकी सियासी बसीरत हो या वो मजहबी एक जमात चलाते हों, मौलाना की बड़ी कदर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस तरह के अगर वो बयानात देंगे, और ये मुझे एक बात बताएं राय साहब, ये जो लोग फ़ौज में भर्ती होते हैं ये आम से फैमिली से ही लोग जाते हैं ना। मेरे जानने वालों के बहुत से बच्चे इस वक्त फ़ौज में हैं, वो कहा जाके अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नजराने इस मुल्क के लिए पेश कर रहे हैं। क्या उनको बहुत ज़्यादा मराहत मिलती हैं? अपने घरों से वो साल साल दूर रहते हैं राय साहब, अपनी फैमिलीज़ को मिल नहीं पाते, कोई जनाजों पे नहीं पहुंच पाते, बहन भाइयों की शादियों पे नहीं पहुंच पाते। तो क्या वो खाली जब वो उनकी भर्ती होती है तो वो ये कह के किया जाता है कि जी आएँ बस आपने शहादत लेनी है और आपको बेशक मराहत मिले ना मिले? बात यह है कि वो उनका, अगर ये फ़ौजी हमारी सरहदों की हिफाजत ना करें तो मुझे बताएं क्या हम सुकून से यहाँ पे रात को चैन की नींद सो सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बात इतनी सी है कि पाकिस्तान फ़ौज अपनी जिम्मेदारी को बड़ा बखूबी निभा रही है और हमने देखा है वो भारत के जंग के दौरान। तो ये चीज़ों को इस तरह ना, गैर जिम्मेदारा उनको इस तरह के कमेंट करने ही नहीं चाहिए। तो मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप लोग, जिस तरह आपने कहा कि पीटीए के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी? मैंने देखें, कार्रवाई की बात तब होगी जब ये मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेंगे, और जो भी बंदा करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क को ना इस वक्त स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने टेररिज्म को भी काउंटर करना है। हमने इस मुल्क के इस वक्त जो है हाई इन्फ्लेशन हो, अगर इस मुल्क में जो है गरीबों को खाना भी पहुंचाना है, उनको तालीम सेहत का जो वादा स्टेट ने उनसे किया था उनको वो भी देना है। कितने रेप केसेस हो रहे हैं, हमने उनको भी इंसाफ दिलाना है। तो अभी हमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो बनना पड़ेगा शहरी। हमें हुकूमत के साथ इन लोगों को मिलके जो है वो अवाम की बात करनी है। वो वाडा साहब हो, वो कोई हो, वो मैं हूँ, वो आप हो, जो भी स्टेट के खिलाफ हो, जो भी इदारों के खिलाफ हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जनाब पंजोता साहब, सर जी ऐसी और सख्ती होएगी, लेकिन एक अच्छी चीज है कि नौशीन साहब कहती इजाजत लें तो आप असेंबली के बाहर भी आके एहतजाज कर सकते हैं। दो व्हाट आई नो ऑफ के असेंबली रेड जोन में, और रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं हो सकता। खैर साहब, नौशीन अपनी ज़ाहिरी बात है जमात का मौक़िफ़ पेश कर रही हैं और मैं उनकी जमात के हवाले से बात करूंगा, उनकी ज़ात पे नहीं बात करूंगा। बात सिंपल है कि PMLN जो है ये कहती है, PMLN जो है ये कहती है, और इसके अलावा इनके इत्तेहादी ये कहते हैं कि ये एंटी स्टेट हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करते हैं और इनको आड़े हाथों लिया जाएगा। देखें, आवाम ने 8 फरवरी को खरल साहब ये साबित कर दिया कि कौन एंटी स्टेट है, कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, कौन उनका लीडर है, कौन जो मुश्किल वक्त में छोड़ गया, किन्होंने लूटा मुल्क को। तो ये आवाम ने 8 फरवरी को इनको बता दिया, और फिर 17 सीटों से जिस तरह इन्होंने डील कर इक़्तिदार लिया वो सबको पता है। एंटी स्टेट की बात करने वालों को मैं ये कहूँगा कि देखें, एंटी स्टेट उस वक्त नहीं था जब आपने जो है वो नैब के ऊपर हमला किया, पथराव किया, मरियम नवाज साहब सिर्फ पेशी पे आई थी। तो पहले आप अपने गिरबान के अंदर झांकिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और आपका माजी क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है। आपका माजी मैंने आपके सामने रख दिया। हमारा माजी ये है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ ना हो, हम चाहते हैं जमहूरियत हो, आप कहते हैं जमहूरियत ना हो।
हम चाहते हैं अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। आप कहते हैं कि 17 सीटों से जिस तरह हुकूमत दी गई है उसको तसलसल जारी रहे। हम कहते हैं कि लोगों के हकूक की हिफाजत होनी चाहिए। जो आपका तरीकाकार है या जो आपने अडॉप्ट किए रखा या करने की सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से मुजामत कर रहे हैं। हमारा ये जहाज जो है आपके खिलाफ जारी है, जुल्म के खिलाफ जारी है। जो भी आगे हाथ आएगा पुरअमन लोगों पर, पुरअमन अपना हक रिकॉर्ड करने पर, पुरअमन तरीके से निकलने पर, अपने आईनी हकूक की हिफाजत के लिए जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसको हम भी रोकना जानते हैं कि किस तरह उनको रोका जाएगा। दूसरी ये चीज है, इन्होंने कहा जी कि जो अमन है, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की। मौलाना की एक बात की बिल्कुल उस पर कंट्रोवर्सी आई कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी कि तनख्वाह लेकर जो है वो शहादतें देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो उनकी हद तक मैं भी समझता हूं कि उन्होंने ये बयान ठीक नहीं दिया। कादिर साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी तो बहरहाल है और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन आइन के हदूद के अंदर रहते हुए पॉलिटिशियंस पे तनकीद करे, कोई नॉन पॉलिटिशियन एक्टर्स हैं तो उनके किरदार के ऊपर तनकीद करे, पाकिस्तान में तनकीद करते भी हैं। लेकिन सर, ये शोधा के साथ जाकर जोड़ देना इस पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल स्पीच को, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड समहाउ? बिल्कुल नहीं है। शोधा के बारे में हमारा दीन भी कहता है, हदीस भी है, और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि शहीद को मरा हुआ ना कहो। और फिर हम ये कहेंगे कि जो शहीद की मौत है कौम की हयात है। और यकीनन ये शोधा और इनकी फैमिलीज उनकी वजह से जो आज हम महफूज हुए और हम सुकून की नींद सोते हैं तो शोधा की बदौलत है। तो इनके ऊपर तो जितनी बात कर ले, जितनी तारीफ और जितनी कर सकते हैं वो कम है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों को ये एक जाग करने के और इन सारी चीजों के ऊपर डिबेट कराना टॉक शो में, मैं उनको वो नहीं समझ रहा हूँ, मुनासिब नहीं समझता हूँ। इस वजह से मैं अभी आपसे पहले मौलाना साहब का तर्जुमान जो पार्टी का है वो मेरे साथ है। मैंने उनको एक कहावत सुना है कि आमतौर पे अगर मेरा और आपका या पंजोता साहब के साथ झगड़ा हो जाए और पंजोता साहब मुझे कहें कि भाई मंदोखेल ने मुझे ये कहा, ये गाली दी है, तो मैं इसका जवाब मेरा ये होगा आमतौर पे जो मुहावरतन है कि भाई मैंने पंजोता साहब को कोई गाली, कोई बुरा भला नहीं कहा है, लेकिन फिर भी अगर उसकी दिल आजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। तो इससे मेरे कद छोटा तो नहीं होता है, इसलिए मैं जो ना वो नहीं करता। मैं ये समझ रहा हूँ, उनको मैं यही कहा तर्जुमान को कि देखिए मौलाना साहब एक ज़ीरत का सियासतदान के अलावा आलिम दीन है, और अगर उनकी किसी अल्फाज की वजह से शोधा की, इनकी लवाकिन को या पाकिस्तानी की दिल आजारी हुई है तो मौलाना साहब की दो अल्फाज इन सारी डिबेट को खत्म कर सकते हैं कि बाबा मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसे ही कहा, अगर फिर भी किसी की दिल आजारी है तो मैं माफी चाहता हूँ। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है और आगे बढ़ के जो ना हम इस चीज को रखिए। और फिर मौलाना साहब और नौशीन साहबा के साथ इसी असम्बली में MNA है तो यकीनन असम्बली के इजलास में आएंगे, स्पीकर साहब और यह असम्बली के मेंबरान से मुतालबा कर ले, आप वजात कर ले। इनकी पुख्तनख्वा असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में भी इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको इस तरीके से हल किए जा सकते हैं, न कि उनको बड़ा चढ़ा के, न कि मतलब नून के एक साथी था पिछले प्रोग्राम में वो तर्जुमान के साथ जो बातें कर आप माफी मांगे, वो आगे से उसने सख्त अल्फाज और कह दिए नहीं मांगता माफी। तो ऐसी जरूरत नहीं है इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के। मैं समझ रहा हूँ कि ये नामुनासिब चीजें हैं, नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती हमारी कि इस तरह अल्फाज हम शोधा के बारे में कहते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ। लेकिन इन चीजों को मजीद जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चल जाए, इन चीजों को मेरे ख्याल में खत्म करना चाहिए और अफ़वामी तफवीज़ से इस मसले को खत्म करना चाहिए। तो आई टोटली सेकंड यू। नौशीन साहब, लास्टली मुझे ये फरमाइएगा कि कल हमने देखा मुज़ाकरात PM साहब की जानिब से असेंबली के फ्लोर पे आए और मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर बहस हो चुकी है। कल बैरिस्टर अकील साहब और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं सरगोदा से शफकत अवान साहब, उन्होंने टॉक शो में बैठ के कहा जी कल का टाइम बन गया, स्पीकर्स ऑफिस में PMLN और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इकट्ठी होगी, मुज़ाकरात का आगाज होगा। आज कोई अपडेट है उन मुज़ाकरात को लेके आपके पास? ये यू टर्न हो गया हुआ है। अकील सुबह से इनका वेट कर रहे हैं, 10 दफ़ा उन्होंने असम्बली में चेक किया कि कोई मेरे लिए कोई आया, कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करने। मायूस हुआ अकील क्योंकि ये नहीं आते। जब सरदार अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने इतनी कोशिश की थी तो ये राउंड ऑफ टेबल 2 दिन चला और उसके बाद तीसरे दिन ये चले जाते हैं। बात इतनी सी है कि जब इनकी आपस में इतनी ग्रुपिंग वहाँ चल रही है ना, तो इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किसको फॉलो करना है। वही बात दोबारा करूँगी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, बिकॉज कि इनको समझ ही नहीं आती है कि किसकी डायरेक्शंस हैं। इनके पास डिसीजन मेकिंग के लिए कोई है ही नहीं, इनका कोई इतनी ये एम्पावर्ड ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनको किसने गाइड करना है और वहाँ पे किसने बात करनी है। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने अभी इतनी तबलीग की है टीवी पे बैठ के
मुझे ये बता दें आरटीएस वाला सिस्टम जो चला था वो क्या था? डस्का का जो इलेक्शन चोरी किया आपने और उसमें फायरिंग हुई, बंदे आपके लोगों ने कत्ल कर दिए, काफी सारी धुंध मैंने मारे खाई। हाँ, और उसके मैं आगे चल रही हूँ ना, फिर घड़ी चोरी आपके जो है वो बानी के सारे हैं, 190 मिलियन पाउंड आपके बानी के सारे हैं। करप्शन इतनी आपने हद कर दी। आप देखें आपने केपीके का क्या हाल किया। आप किस मुंह से ये बातें करते हैं? मतलब करनी चाहिए नहीं कुछ। मुझे ये हैरानगी है कि इनको शर्मिंदा नहीं होते, ये हम पे किस तरह ये बात कर लेते हैं। क्योंकि इनको जो दौर मिला, 4 साल की इनको हुकूमत मिली, अगर ये चाहते तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस से, इनकी डिलीवरेंस से ये आज कारकर्दगी का ये वोट मांगते। ये हर वक्त लोगों को ये कहानियां सुनाते हैं कि पीएमएलएन ने क्या किया। कोई अपनी कारकर्दगी पे तो बात करें। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू टेल कि व्हाट वी पीएमएलएन हैज डन। अभी तक हमारी डेवलपमेंट सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हमने जहां आप देख लें वहां पे पीएमएलएन की तस्वीरें भाई अपनी कारकर्दगी पे बात क्यों नहीं करते? हर वक्त हमारे पे तनकीद करने से आपका वोट बैंक, इनका चूरन बिकता है। ये जब तक पीएमएलएन पे तनकीद नहीं ना कर लेते, इनका चूरन नहीं बिकता। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे आज कहना चाहती हूँ, देखें ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी सलामती सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। ये मुल्क सलामत है तो हम सब सलामत हैं। हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे हैं, ये जवान जो हैं इस मुल्क के, हर नौजवान के अंदर शहादत का मुल्क के लिए जज्बा जो है ना ये मौजूद है। और अल्लाह ताला करे कि ये मुल्क हमेशा सलामत रहे। इंस्टेड ऑफ कि हर वक्त एक दूसरे को ब्लेम करना और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इंतशार फैलाना, हमें बड़े महाज़ों पे लड़ना पड़ रहा है। कभी हमें इंटरनेशनली, कभी हमें नेशनली, कभी हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स, कभी हमें जो है वो टीटीपीज़। हमें सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए। आई टोटली सेकंड। नौशीन साहब आपका शुक्रिया, पंजोता साहब आपका शुक्रिया, कादिर मंदुखिल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी नोट पे आजकल करते हैं कि यस, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक गुजारिश में जाते जाते और भी आप तमाम लोग की खिदमत में रखना चाहूंगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी को गद्दार या काफिर कहने का कोई भी हक मेरे पास है या किसी और के पास है। ये बहुत सारे मामलात जो है ना, वो हम एम ही एक जुमला कह के निकल जाते हैं कि फलाने भी गद्दार, फलाना भी गद्दार। वो कल ही मैं देख रहा था कि पता नहीं गद्दारी की फैक्ट्रीज जो है वो पंजाब में लगी हुई है, ऑल दैट। नो भाई, कोई फैक्ट्रीज पंजाब में नहीं लगी हुई और ना किसी बंदे के पास कोई राइट नहीं है कि किसी को गद्दार कह सके। सब मुसलमान हैं जो हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब्बे वतन हैं। अल्फाज में ऊपर नीचे हो जाता है, उसको दरगुजर भी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।